हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्य सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नाम से पॉलिटी की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम संविधान में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं दो क्लासों के माध्यम से भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया और भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से हमने संविधान कैसे बना है, सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया है। यह क्लास भी आपके एग्जाम के लिए उतना ही महत्व रखती है जितना कि अन्य दो क्लासेस थी। इस क्लास से भी आपको आपके एग्जाम में काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो जितने भी एग्जाम होते हैं या इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, वो मैं इस वीडियो के अंतर्गत लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं और आज की ये क्लास, जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह क्लास आपकी केवल प्री ओरिएंटेड क्लास होती है, जिसमें हम मेंस के पर्पज से डिस्कस नहीं कर सकते। केवल प्री के पर्पज से जितने भी प्रश्नों के बनने की संभावना है, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट जो है वो है कि भारतीय संविधान जो है तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब सबसे अलग, खास, सबसे अलग या सबसे अलग या खास। खास बोलते हैं ना, या आप मेरे सबसे अलग हो, खास हो, तो वो बात है यहाँ पे। आगे, इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माता थे, उन्होंने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके ही भारत के संविधान निर्माण किया है। ठीक, आगे भारतीय संविधान के यहाँ ऐसे कैसे नहीं, ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं, यहाँ आगे लगेगा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान भी प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य है जो हमने दूसरे देश के संविधान से लिया है, दूसरे देश के संविधान से जो भी प्रावधान हमने लिए हैं, उसको हूबहू मैंने हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में नहीं लिखा, बल्कि भारतीय कंडीशन या भारतीय समय अनुसार जिस तरह भारत की मांग थी, उस हिसाब से, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस चीज को यहाँ पे संविधान में डाला है। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर आज संविधान के वर्तमान रूप में इसकी प्रमुख विशेषताएं, संविधान के वर्तमान रूप में इसकी प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला इसमें सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। उसके पीछे हम रीजन बताएंगे कि ये क्यों है इतना बड़ा और लंबा। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है, संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। लिखित, पहले हमने समझ लेते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार, संविधान के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से पहले लिखित संविधान। लिखित मतलब जिसके प्रावधानों को किसी एक, जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसी प्रकार किसी पुस्तक सॉरी किसी कॉपी में लिख के रखा गया हो कि ये चीजें हैं, इसके हिसाब से हमारे देश का शासन चलेगा। ठीक है, तो उसमें अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान। दूसरा अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान। इसमें है ब्रिटेन का संविधान। अलिखित मतलब होता है परंपराओं पर आधारित, परंपरा पर आधारित संविधान, जहां कुछ भी लिखित ना हो, कुछ भी परंपराओं मतलब कुछ चीजें इनकी लिखी होंगी, कानून बनेंगे तो जरूरी नहीं, ये नहीं कि क्या कहते हैं अब परंपरा हमारी है तो कानून बनेंगे तो लिखित होगी ना। तो जो भी कानून बनते हैं वो लिखित ही होते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें अलिखित है, कुछ चीजें इसमें लिखित है। ठीक, तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित क्यों है, उसके पीछे की कारण ये है। लाइन था ये आपने लिख लिया होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ।
क्योंकि ये हमारे नीचे ये लाइन हमारी दिख नहीं रही थी हमें, इसलिए हमने इसको मिटा दिया। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो परंपरा पर आधारित संविधान है। ठीक, आधारित है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसका पहला कारण है भौगोलिक कारण। भारत का विस्तार और विविधता। भारत क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, यहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, जिसके कारण भारतीय संविधान को हर वर्ग के अनुसार बनाने के कारण ये इतना विस्तृत और लंबा हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक कारण। जैसे उदाहरण के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। ऐतिहासिक कारण से हमने, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था संवैधानिक विकास के क्रम में, कि हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों, जो कानून उन्होंने बनाए थे, उनकी कौन कौन से प्रावधान हमने अपनाए थे, जिसमें से हमने देखा था कि 1935 का जो अधिनियम था वो सबसे ज्यादा लिया गया था हमारे संविधान में। तो वो इतना विस्तृत होने के कारण हमारा संविधान बड़ा बन गया है। ठीक है, ये 19। अगला पॉइंट हमारा केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। कई देशों में, हर राज्यों की, अमेरिका में राज्यों के अलग संविधान और केंद्र के अलग संविधान, लेकिन हमारे यहाँ दोनों के लिए एक ही संविधान बनाया गया, क्योंकि भारतीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी था। तो इस चक्कर में हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा बन गया, वो विस्तृत हो गया, सबसे बड़ा या विस्तृत हो गया। ठीक, अगला है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों में प्रभुत्व होना। जब जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पे क्या होता है, वो सारी चीजों को बहुत विविधता के रूप में देखते हैं। वो हर एक चीज को बहुत सोचते हैं, समझते हैं, हर वर्ग को शामिल करते हैं। तो उस आधार पर कई विद्वानों को अलग अलग मत होने के कारण सबको मिला के लिखने के चक्कर में हमारा संविधान बढ़ा। ठीक है, ये रहा हमारा सबसे लंबा लिखित होने के कारण हमने ये बता दिया। अगला है हमारा विभिन्न स्रोतों से विहित या लिया हुआ। हमने जो पढ़ रहे हैं, ये संविधान की विशेषता है कि संविधान हमारा क्यों लंबा क्यों है, इतना बड़ा और लंबा क्यों है, सॉरी बड़ा और लिखित क्यों है, सबसे बड़ा सबसे लिखित। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है भारतीय संविधान अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो हम ऊपर हमने जो पढ़ा वही चीजें विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन से देश से कौन संविधान के कौन सा भाग या कौन सा प्रावधान लिया गया है। ठीक है, तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ई है, एफ जी एच। ठीक, तो हमने ब्रिटेन से जो लिया है वो लिया है संसदीय प्रणाली। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, या तो इसको लिख लीजिएगा अच्छे से लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में लगभग बनने की चांस है। कई एग्जामों में पूछा भी गया, आरोपी में भी कई बार कि कौन से देश से क्या लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन से जो लिया गया संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया है। विधि के शासन में दो चीजें होती है, एक विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समझ जो समता है, विधि के समझ जो समता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि हमने विधियों का समान संरक्षण जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया है, इसमें मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपूर्ण अवलोकन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, कैसे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण, जो मैंने ऊपर बताया ना, विधियों का समान संरक्षण, ये आप बेसिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में से पूछ लिया जाता है। क्योंकि यहाँ दिया विधि का शासन, विधि के शासन में दो चीजें, विधि का समान संरक्षण और विधियों का विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण। ये मूल अधिकार का पार्ट है, ये आगे आके समझाएंगे। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए हर एक चीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी है हमारा कनाडा से हमने संघात्मक शासन प्रणाली ली है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। ठीक है,
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखी गई है। आयरलैंड आयरलैंड से मुहिम निश्चित पत्र लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। अगला पॉइंट है जर्मनी से हमने जो लिया है वो आपातकाल, सोवियत संघ ने मूल कर्तव्य लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया है। ठीक, कि हम अपने संविधान के प्रकार के संशोधन कौन कौन से बहुमत होनी चाहिए, तो प्रकार के बहुमत, सारी चीजों को हमने इनसे लिया। जापान से विधि द्वारा स्थापित करके एक ही आ गया, एक ही आ गया विधि द्वारा स्थापित करके जो हमने जापान से लिया है। ये जापान से ये भी बड़े, ये इन तीनों में आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए कौन सा किससे लिया गया है, ये तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं आप लिख के चिपका लीजिए। जापान सॉरी ब्रिटेन से हमने विधि का समझ समता, अमेरिका से हमने विधियों का समान संरक्षण, और जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, क्योंकि हमने दो जगह से लिया था, ये हमने से बताया दो जगह से लिया, भारत शासन अधिनियम से भी, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। तो भारत शासन अधिनियम को क्या कर लिए, संघीय व्यवस्था लिया गया है। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, ये दोनों सब में अंतर, मूलभूत अंतर है। क्या क्या है वो सब आगे बनेंगे। ये संघीय व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है, ये व्यवस्था है। ठीक, न्यायपालिका हमने लिया है, राज्यपाल ने लिया है, आपातकालीन अधिकार दिया, लोक सेवा आयोग लिया है, अधिकतर प्रशासन विवरण इसी से लिए गए, प्रशासन विवरण इसी से लिए गए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में इसके आने की संभावना ज्यादा होती है। पहला टॉपिक जो हमारा है वो है निम्नता और अनियमितता का समन्वय। मतलब निम्नता मतलब होता है लचीला, क्या नहीं लिखे, इधर लिख देते हैं, लचीला प्लस कठोर। लचीला का मतलब होता है हमारा जो संविधान उसमें संशोधन करने के लिए क्या हमें सामान्य बहुमत से चीजें पारित करनी पड़ती हैं या विशेष बहुमत के माध्यम से। हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी तरीके के, मतलब लचीला कठोर दोनों, साधारण भी बनाया है और विशेष भी बना दिया है, या विशेष बहुमत से भी पारित करेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा ने भारत का संविधान सभा ने भारत का संविधान ना तो लचीला रखा, हाँ सॉरी सही टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, सही। संविधान सभा ने भारत का संविधान ना तो लचीला रखा और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप रखा, यानी मिला जो मैंने बताया मिला जुला रूप रखा है। अनुच्छेद 368 इस स्टेट के दो तरह के संशोधन को प्रस्ताव किया गया, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत, जो हमने बताया। ठीक, तो हमारे संविधान में दो तरह के संशोधन हो सकते हैं, साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से। ये सारी चीजें हम आगे जब पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। अगला है हमारा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ एक संघीय व्यवस्था। इसमें क्या है, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। ठीक है, इसमें संघ सरकार के सभी आम लक्षण विद्यमान है। ठीक है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं सदनीय। ठीक, ये तो संघीय लक्षण। संघीय व्यवस्था क्या होती है, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या होता है। संघीय मतलब होता है जहां पर शासन व्यवस्था केंद्र और राज्यों के मध्य हो। ठीक, ये संघीय व्यवस्था। एकात्मक है, हमारे संविधान में कुछ प्रावधानों को एकात्मक भी बनाया गया है, जिससे केंद्र सरकारी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें देख देते हैं कौन कौन चीजें। तो संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक प्रावधान, एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। जैसे एक सशक्त केंद्र, ठीक, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकल नागरिकता, कॉमा लगा लीजिएगा आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन इत्यादि सारे प्रावधान एकात्मक लक्षण को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एकात्मक से मतलब है कि जब एकात्मक लक्षण हो जाए तो केंद्र सरकार के पास सारी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ठीक है, अगला है हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप।
में भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है, क्योंकि यहाँ पर एकात्मक लक्षण ज्यादा है। यहाँ पर एकात्मक राज्यों को अपना स्वयं का संविधान बनाने का या रखने का अधिकार है, ठीक है। तो भारत में ऐसा नहीं, भारत में एक ही संविधान। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया, क्योंकि इतने सालों से ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था ही भारत में कार्यरत रही। तो अगर हम देशीय प्रणाली अपनाते तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती, इसलिए हमने कहा जो परंपरा चली आ रही है उसी को अपनाया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि हम उससे रूबरू हो सके थे, परिचित हो सके थे। ये नई व्यवस्था थी। आगे, क्योंकि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग पर आधारित है। ये मेन कारण है। कारण ये है कि क्यों है, क्योंकि वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच, विधायिका प्लस कार्यपालिका के मध्य समन्वय है। ये जो है ये समन्वय है, सामान्य नहीं, समन्वय, ठीक। वह सहयोग के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों की शक्तियों की विभाजन का मतलब होता है केंद्र का अपना, राज्य का अपना, ये चीजें होती है, ठीक। तो ये हो गई सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला जो हमारा पॉइंट है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक है। जो न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे संसद को भी संप्रभु बनाया गया और न्यायपालिका को भी, तो जिसकी वजह से दोनों अपने अपने हिसाब से अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। इसमें क्या है, संसद की सर्वोच्चता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत हमने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया है। वहां भी एकीकृत न्यायपालिका और संप्रभु न्यायपालिका है। न्यायपालिका के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे यहाँ पे भी लिया गया है, ताकि संसद और न्यायपालिका के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। अगला पॉइंट है हमारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या था, हम संसद और न्यायपालिका पढ़ रहे थे, संसद प्लस न्यायपालिका, कि क्या संसद ज्यादा बड़ी है या न्यायपालिका, लेकिन ना तो ये बड़ी है ना ये बड़ी, ये दोनों एक समान, कार्य अलग अलग है, वो अलग बात है। पर संप्रभुता के रूप में दोनों का एक ही हुआ। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान ने एक ऐसी न्यायपालिका, न्यायालय या न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र भी है। अभी हमने आगे डिस्कस किया कि जैसे संसद संप्रभु है, वैसे न्यायपालिका भी हमारी संप्रभु है, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जैसे संसद के उसमें दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान के दार्शनिक पक्ष। भारतीय संविधान में बहुत ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान के दर्शन को उजागर करते हैं या बताते हैं। इसमें पहला है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जैसे सिद्धांत भारतीय संविधान के दर्शन है। दर्शन से तात्पर्य होता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का है। हमारे संविधान में कोई अगर पढ़े तो हमें उसको ये पता चलना चाहिए कि हमारा संविधान क्या पूछ रहा है, क्या बतला रहा है आपको, कि हमारा जो संविधान बनाया गया है कैसा है, ठीक। आगे संविधान की आलोचना। कुछ आलोचक, इसके बाद इस सब सारी चीजों के बाद कुछ आलोचक भी हुए जो संविधान के बारे में, क्योंकि कोई चीज बनेगी तो उसके लिए पक्ष भी होगा, विपक्ष होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि विपक्ष हमेशा खराब होता है, विपक्ष सही होता है, इससे हमें अपनी कमी और उसको सुधारने का अवसर मिलता है, ठीक है। कुछ आलोचक भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ नहीं मानते, बल्कि उधार का संविधान कहते हैं। संविधान उधार का संविधान कहने का रीजन है कि हमने विभिन्न देशों के संविधान से लिया है,
लेने का मतलब है हमने उस चीज को पढ़ा कि वहां पे ये चीजें हैं, तो वहां पे उनके कंडीशन के हिसाब से वो सारी चीजें थी। अब हमें क्या करना था कि हमें अपने हिसाब, अपने यहाँ के कंडीशन के हिसाब से सारी चीजों को डालनी थी। हमने वहां से केवल पढ़ा है, लिखा अपने हिसाब से। हमारे संविधान में जो भी चीजें हैं वो लिखा अपने यहाँ के कंडीशन के हिसाब से। ठीक। कुछ आलोचक 1935 अधिनियम की कॉपी मानते, क्योंकि अधिकतर प्रावधान इसके 1935 के अधिनियम से लिए गए। ठीक है। कुछ कहते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत से दूर है, जो गांधीवाद का सिद्धांत था उस आधार पर संविधान को निर्माण नहीं दिया गया। जैसे ग्रामों की स्थापना, पंचायतों के स्थापना बहुत लेट में किया गया, समाजवादी व्यवस्था, पार्टी में खत्म करना, हर एक चीज जो गांधीवाद से थी उसको न शामिल, बहुत कम चीजें गांधीवाद को दिया गया इसमें। ठीक है। अगला है, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण और बहुत जटिल है, जिसे आइवर जयंती जैसे विद्वान वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। तो ये मानते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसकी भाषा जो है बहुत जटिल है और उसको व्याख्या करने में बहुत, जिसके लिए किसी एक वकील की जरूरत होगी। ठीक इसी आधार पर कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि आम जनता की समझ से बाहर है, आम जनता तो संविधान की भाषा समझ नहीं पाएगी। ठीक इस आधार पर ये कहते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग। अगला है हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। इससे ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जितने तरीके के प्रश्न इसमें बन सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए एक उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक। तो ये हमने आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में ही बता दिया प्रस्तावना क्या होता है। ठीक। आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक। प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। कि हम भारत को लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा आज दिनांक जिस दिन संविधान को साइन किया गया था, हमने ये संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में समझा था, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर। अंगीकृत मतलब हम इसको पूर्ण रूप से मान्यता देते हैं। अधिनियमित मतलब कानूनी इसको हम अंगीकृत करते हैं। अधिनियमित करते हैं मतलब इसको अधिनियम के रूप में मानते हैं। इसको आत्मा के माध्यम से हम उसे स्वीकार करते हैं। ठीक। तो आगे हमारा जो है ये हो गया हमारे प्रेम्बल में सारे शब्द दिए हैं। इन सारे शब्दों की व्याख्या अभी हम आगे करेंगे। ठीक है। प्रस्तावना में 4 प्रकार के तत्व दिए गए हैं। ठीक। प्रस्तावना में 4 प्रकार के तत्व दिए गए। पहला संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान अधिकार किससे प्राप्त कर रहा है? अधिकार का जो स्रोत है वो किससे है? तो संविधान कहती है कि मैं भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती हूँ। संविधान कहती है भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती हूँ, ना कि मेरे पास खुद की कोई शक्ति है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा भारत की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति, भारत की प्रकृति। संविधान कहता है, प्रस्तावना कहता है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। तो संविधान में प्रस्तावना में बदलाता है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। ठीक। अगला हमारा जो पॉइंट है वो संविधान का उद्देश्य। संविधान का बनाने का उद्देश्य क्या है जो हमें प्रस्तावना बताती है। ये सब हमें प्रस्तावना बता रही है कि भारत की प्रकृति क्या होगी, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या होगा, ठीक, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। तो यह प्रस्तावना कहती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व ये संविधान के उद्देश्य होंगे। ठीक। अगला जो है
प्रस्तावना बतलाता है संविधान के लागू होने की तिथि क्या होगी। संविधान के लागू होने की तिथि तो प्रस्तावना जवाब देती है कि 26 नवंबर 1949 को यह तिथि हम देते हैं, जिस दिन संविधान सभा ने इसको अंगीकृत, अधिनियमित एवं अर्पित किया था। ठीक है, ये होगी, इतनी बात हो गई। अभी इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, अगला है हमारा प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया, वो ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 द्वारा। ठीक, इसमें जब संशोधन किया गया तो क्या यानी कौन या क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, कौन हटा देते हैं, क्या जोड़ा गया। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, याद रखिएगा, पूछता है कौन कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, इसको भी अच्छे से समझेंगे। प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का जो महत्व है तो ये है संविधान, प्रस्तावना में संविधान के आधारभूत दर्शन, यहाँ संविधान कर लीजिएगा, संविधान के आधारभूत दर्शन, राजनीति, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। जो हमारे संविधान का दर्शन है, राजनीति है, उसके धार्मिक नैतिक मूल्यों का वर्णन हमारा प्रस्तावना करता है। ठीक, और यही हमारे संविधान का आधार भी है। जो हम दर्शन की बात कर रहे थे आगे कि हमारे संविधान का दर्शन, तो यही हमारे संविधान का आधार है, यही दर्शन भी है। ठीक, यही दर्शन भी है। अगला है प्रस्तावना हमारे संविधान सभा की महान और आदर्शवादी सोच को दर्शाती है। प्रस्तावना हमारे संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके आदर्शवादी सोच को दर्शाती है। ठीक, अगला है इसके अलावा संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं को भी दर्शाती है। ठीक, इसके अलावा यह है संविधान सभा की नींव रखने वाले सपनों और अभिलाषाओं को दर्शाती है। ठीक, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये सब सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है? ठीक, तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। अब इसे संविधान की व्याख्या करने के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पहले 1973 के पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था और ना ही इसे व्याख्या के संदर्भ में उपयोग किया जाता था, किंतु 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा यह संविधान का भाग है और इसका उपयोग हम संविधान की व्याख्या के संदर्भ में, क्योंकि ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये संविधान का दर्शन है, आधार है। ठीक, अगला है प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों का प्रबल। हाँ, उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने 2 तथ्य दिए, हम क्यों इसको। ठीक, तो उन्होंने बोला प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति स्रोत है और ना ही शक्तियों पर प्रबंध हो गया, यहाँ पे प्रबंध लगाने वाला प्रबंध। ठीक, ये हो गया। उच्चतम न्यायालय कहता है प्रस्तावना ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहता है प्रस्तावना संविधान का भाग भी और इसका उपयोग हम व्याख्या करने के लिए करेंगे, लेकिन यह ना तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और ना ही इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सेकंड पॉइंट जो है, एक और पॉइंट था, ठीक, ना ही शक्तियों का, ठीक है, एक और पॉइंट था, गायब हो गया सर। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा कौन सा पॉइंट छूट गया वो देख लें। हाँ, अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट है इसका, लिख लीजिएगा।
या गैर न्यायिक है, या गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्याख्या को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहता है कि ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, दर्शन है, आधार है, इसका उपयोग हम संविधान की व्याख्या के संदर्भ में करेंगे, लेकिन यह विधायिका की ना तो शक्ति का स्रोत है और ना ही उसके शक्तियों को प्रतिबंध लगाएगा। ठीक, दूसरा और ये पॉइंट देते हैं कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, मतलब इसकी व्याख्या के संदर्भ में आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जैसे हम मूल अधिकारों के संदर्भ में करते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते, लेकिन इसके संदर्भ में नहीं जा सकते। ठीक, ये हो गया हमारी इतनी बात। आगे हमारा जो तीसरा पार्ट इसका वो है संघ और इसका राज्य क्षेत्र। इसमें संविधान के एक भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। यहां लिख लीजिएगा, राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि राज्यों का समूह। भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार, अधिकार नहीं है, क्योंकि हम राज्यों से मिला के भारत को नहीं बनाए, बल्कि भारत जो संघ है वो भारत जो राज्य संघ का है। ठीक है, राज्यों का समूह, ना कि राज्यों का समूह। ये अमेरिका में है, वहां पर राज्यों को अलग होने का अधिकार है, वहां पे राज्यों को अलग होने का अधिकार है, क्योंकि अमेरिका जो बना वो राज्यों के समूह के माध्यम से बना, बल्कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 नहीं सॉरी ये पॉइंट है, अनुच्छेद 1 होगा, अनुच्छेद 1 के अंदर भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सके, जैसे हमने सिक्किम को किया। ठीक है, ऐसे ही वो राज्य जो हम किसी अन्य, जिसे हमारे पहले पार्ट नहीं थे तो वो बाद में शामिल हो गए, तो उन राज्यों के लिए। तीसरा है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, हाँ, राज्यों विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। हमारे यहाँ जो हमने जब संविधान निर्माण प्रक्रिया पढ़ी तो उसमें हमने बताया था कि 8 अनुसूचियां थी, तो उन्हें पहली अनुसूची जो है, फर्स्ट अनुसूची, उसमें राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अगला है हमारा अनुच्छेद 2 को हम बता देते हैं ताकि आगे समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 2, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक, इसके तहत संसद को 2 शक्तियां प्रदान है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, नए राज्यों को संघ में शामिल, मतलब कोई विदेशी क्षेत्र उसको भारत में शामिल करना, यह इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, और नए राज्यों का गठन करने की शक्ति, वही जो नया राज्य शामिल हो उसी को नया राज्य बना देगा। अगला हमारा अनुच्छेद 3, संसद को यह शक्ति देती है कि भारतीय संघ के नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमा, क्षेत्र व नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 है वो नए राज्य मतलब विदेशों से अर्जित, विदेशी क्षेत्र से
अर्जित होता है। ये अनुच्छेद 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत जो हमारे वर्तमान राज्य हैं, इन्हीं में से काट के एक नया राज्य बना दें। जैसे आपने देखा पहले 14 थे जब जो देश आए, बाद में 75, अब 28 29 हो गए हैं। जैसे अभी हमने बना दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये बोल रहा है कि आप नए राज्य निर्माण कर सकते हैं, पुराने राज्यों में से 2 पार्ट कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र गुजरात बना, ऐसे ही। या वर्तमान जो राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन कर दीजिए, उनकी सीमा को घटा बढ़ा दीजिए, उनके क्षेत्र को कम कर दीजिए, ठीक, उनके नाम में परिवर्तन कीजिए। ये सारे अधिकार जो हैं वो संसद के पास हैं। ये याद रखिएगा, आगे तुलना आता है जब हम संसदीय राज पढ़ते हैं, क्या राज्यों के पास ये शक्ति है कि अपने नामों सीमाओं में परिवर्तन कर सकें, ठीक। तो ये पॉइंट अभी एग्जाम में यहां से प्रश्न आ चुके हैं। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 जो है उपरोक्त तो दोनों अनुच्छेदों में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के लिए संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी दोनों शामिल किया गया है, एक तो नया राज्य जो विदेशों शामिल कर, जैसे अभी 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से ने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है, ठीक। तो उसके तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इसको सामान्य कानून या अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। संसद अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को शामिल राज्य निर्माण, उसके नाम, सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार रखता है, किंतु संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने के संदर्भ में अनुच्छेद 368 को संशोधन करना अनिवार्य है। उदाहरण के रूप में 100वां संविधान संशोधन 2015 के माध्यम में भारत ने बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरित किए। सॉरी, इसका तात्पर्य है कि अगर हमें किसी दूसरे देश को अपने क्षेत्र देने हैं तो उसके लिए पहले आप संसद में कानून लाएंगे, उसको अनुच्छेद 368 के से संशोधन करेंगे। उसके अगर पास हो जाता है तो आप उस क्षेत्र को अन्य विदेशी देश को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से किया था। 1 मिनट पानी के लिए। ये हो गई यहां तक की बात। आगे हमारा ये तो हो गई हमारा कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संसद को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई देखिए, ठीक। कुछ कभी कभी क्या होता है, राज्यों के निर्माण के संदर्भ में भी, जब देश आजाद हुआ तो 14 ही राज्य, उसके बाद अन्य राज्यों का भी निर्माण हुआ, तो इनके लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, क्या हो, सारी चीजें हम इसके माध्यम से देखें। कौन कौन से आयोग बनाए गए थे, उन्होंने क्या सुझाव दिया था, ठीक है। 3 आयोग बनाए गए थे, जिसमें से हमने एक को 2 में कर दिया है, एक को 1 में कर दिया। वो क्यों? क्योंकि 2 जो थे वो एक ही सुझाव दिए थे। जो अगला था, जो फजल अली आयोग था, उन्होंने अलग प्रावधान दिए थे, इस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। तो राज्यों के निर्माण के संदर्भ में कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो उसमें पहला जो एस.के. धर आयोग, जिसको 1948 में बनाया गया था, और जी.बी.पी. समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा एक समिति गठित की गई। पहले इनकी बनाई गई, जब उन्होंने सुझाव दिया तो वो सुझाव सरकार ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद ये समिति बनाई गई कि आप राज्यों का निर्माण कैसे करें, उसके संदर्भ में आप हमें कुछ सुझाव दें। तो ये तो दोनों ने जो भी दिए, इन्होंने जो भी सुझाव दिए थे वो दोनों सेम है। दोनों ने बोला, दोनों समितियों ने सुझाव दिया कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर न हो, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। क्योंकि अगर भाषा के आधार पर होने लगेंगे तो कई राज्यों का निर्माण करना होगा, जिसमें छोटे छोटे राज्य बनेंगे और विविधता भारत की खतरे में पड़ जाएगी। जो संविधान में हमने आगे पढ़ा कि भारतीय संविधान इसलिए लंबा हो गया क्योंकि विविधता भारत में बहुत थी। अगला, किंतु भारत सरकार को पहले भाषा के आधार पर, हाँ, अब आप बोलेंगे इससे पहले आप तो ये बता रहे, फिर ये 48 में आ चुका था,
दलित इन्होंने दोनों दिया, सेम प्रॉब्लम था इन दोनों का, ये था कि हम भाषा आधार पे न करके परसेंट सुधार करें। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा उग्र हो गई इसकी मांग के लिए, सरकार को ना चाहते हुए पहले भाषाई आधार पर एक राज्य गठन किया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला जब बना, इसके बाद सरकार ने सोचा चलो मैंने एक तो बना दिया, अब एक ऐसा काम करते हैं, एक आयोग बनाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं है, अगर नहीं तो अपना सुझाव दीजिए। तो दूसरा उन्होंने बना फजल अली आयोग। फजल आयोग 1953 में बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के बाद सरकार ने फजल अली आयोग की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया, जिसके सदस्य, यहाँ सदस्य कर लीजिएगा, जिसके जिसके जिसमें जिसके होगा जिसके सदस्य के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली थे, तीन थे। फजल अली तो फजल अली अध्यक्ष थे, अन्य दो सदस्य जो थे वो के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक, ये अध्यक्ष हो गए। इनके अलावा दो सदस्य थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ। ठीक, इन्होंने क्या सुझाव दिया, इन्होंने दिया कि राज्यों के निर्माण के लिए भाषा को आधार बनाना चाहिए, किंतु समिति ने यह भी कहा कि अगर आपको राज्य बनाना भाषा के आधार पर तो उसके लिए फिर राज्य पुनर्गठन आयोग या योजना के लिए 4 कारकों पर, यहाँ ये आयोग नहीं होगा, योग नहीं होगा, राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान कीजिए और उसी आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो 4 आधार बताए उनमें पहला है देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण का आधार हो। इसमें यह देखा जाए कि जो राज्य बनेंगे वो देश की एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता, ऐसे राज्य बनाए कि जिसमें उस राज्य में भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता, ये नहीं मैंने राज्य बना दिया तो कुछ जनसंख्या इस भाषा को बोलती, कुछ जनसंख्या इस भाषा को बोलती, कुछ जनसंख्या इस संस्कृति को मानती है, इस आधार पर नहीं है, क्योंकि इसका सांप्रदायिक विद्रोह फिर फैल जाएगा। अगला था वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तक दिया। इन्होंने बोला राज्य जब बनाएंगे कि वो अपना वित्तीय खर्च, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लायक हो, मतलब उसमें सारी कंडीशन हो, भौगोलिक हो, आर्थिक हो, सारी कंडीशन हो। ठीक है, अगला है प्रत्येक राज्य में पूरे देश में लोक कल्याण की योजना है, उसका संवर्धन, मतलब राज्य ऐसे निर्माण करिए कि उससे सभी देश के सभी लोग कल्याण योजना को सुनिश्चित किया। ये नहीं हमने राज्य बना दिए तो वो अलग थलग पड़ जाए, हम अगर कोई योजना केंद्र में चले तो सभी राज्यों तक कुछ समान रूप से जाए। ठीक, तो अगला पॉइंट उनका ये मतलब, तो ये हो गया आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए। पहले हमने कवर किया तो संवैधानिक विशेषता, संविधान की प्रमुख विशेषता, फिर उसके बाद प्रस्तावना, फिर हमने ये संज्ञा और आक्षेप, तीनों टॉपिक अच्छे से कवर किया, समझा और उस पर चर्चा की। जो भी प्रश्न अभी तक इन टॉपिक्स से आए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को इसके माध्यम से लेकर के आया हूं। ठीक है, ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।